वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कुंज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सवेरा कुशवाहा। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल तथ्य जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को समझना है। ठीक है, काफ़ी मीनिंगफुल थॉट है, अरस्तु ने दिया था। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अभी तक हमने अपने सिलेबस में शिक्षण अभिवृत्ति की अवधारणाओं को पढ़ लिया है, उद्देश्य को पढ़ लिया है, शिक्षण के स्तर को पढ़ लिया है। अब हमारे पास है शिक्षण की विशेषताएं। आज हम शिक्षण की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय प्रक्रिया, इसमें लिखा है शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि शिक्षण की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई ये शिक्षक ये बोलता है कि मैं शिक्षक हूँ, तो वो इस बात से प्रमाणित नहीं होता है जब तक विद्यार्थी उसे नहीं बोल देगा कि हाँ ये मेरे टीचर हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, यह केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी की भागीदारी पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब यह होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया तभी संभव होती है जब शिक्षक पढ़ा रहा हो और विद्यार्थी मन और तन दोनों से क्लासेस में प्रेजेंट हो। मतलब सक्रिय रूप से विद्यार्थी भाग ले रहा है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहा है और अपने डाउट्स को टीचर से पूछ पा रहा है। मतलब सक्रिय रूप से एक्टिव है क्लास में। ठीक है, तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। मतलब कि शिक्षक भी अपनी भागीदारी को अच्छे से निभाएगा और विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी को अच्छे से निभाएगा। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। लिखा हुआ है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल व्यक्तित्व का विकास करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो केवल फैक्ट को रटवाना नहीं होता है, बल्कि वो जो विद्यार्थी है उसे फैक्ट्स तो मिले ही, जानकारी तो मिले ही, साथ ही साथ उस जानकारी का उपयोग वह अपने व्यक्तित्व के विकास में करे। अर्थात वो जो ज्ञान है उसके आचरण में दिखना चाहिए, उसके स्वभाव में झलकना चाहिए। ठीक है, वो मार्क्स तो अच्छे लाए ही, लेकिन उस मार्क्स के साथ साथ जो जानकारी उसे साल भर शिक्षक के द्वारा दी गई है उसे अपने आचरण में सक्रिय रूप से वो अपना ले। फिर है, यह निर्धारित उद्देश्यों के साथ किया जाता है, जैसे नैतिक मूल्यों का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। मैंने रचनात्मकता बताया हुआ है ना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। अब इसमें देखते हैं नैतिक मूल्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो नैतिक मूल्य होता है वो यह बताता है कि सही और गलत के बीच में अंतर कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई गुण या सिद्धांत कोई दे रहा है तो वो सही है या गलत है, तो इस चीज़ को समझने के लिए और उसके अंतर को समझने के लिए नैतिक मूल्य हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के आचरण को दिशा प्रदान करना है तो इसके लिए नैतिक मूल्य काफ़ी उपयोगी हो जाता है। ठीक है, नैतिक मूल्यों का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो इसमें लिखा जाएगा जैसे कि ईमानदारी हो गया, ठीक है, सहयोग हो गया, ये नैतिक मूल्यों के उदाहरण होते हैं। सहनशीलता, दया, न्याय, ये सभी नैतिक मूल्यों के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है सक्रिय प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। विद्यार्थी को समाज से जुड़ने और उसकी आवश्यकताओं को समझने के लिए तैयार करता है। तो इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी समाज निवासित है, तो वहाँ पर जो शिक्षा का जोर होगा वो कृषि और पारंपरिक ज्ञान में हो सकता है। ठीक है, और इसी के विपरीत जो शहर में होगा, तो शहर में जो समाज रहता है उसे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अधिक ज्ञान होता है और उस पर वो ज़्यादा बल देता है। तो जो हमारा शिक्षण होता है ना, वह सामाजिक प्रक्रिया होती है, वह समाज और संस्कृति दोनों से प्रभावित हो जाता है। यदि हमारी संस्कृति बदल जाएगी तो हमारे शिक्षण पद्धति में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है विद्यार्थी को समाज से जुड़ने और उसकी आवश्यकताओं को समझने के लिए तैयार करता है।
इसको हम एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे हमने जब हिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो उसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको पढ़ करके हम ये पता चला कि वो कितने सहनशील थे, आक्रोश से भरे हुए थे और युवा थे, और उनमें जो जोश था वो उनकी गरीबी के सामने ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी इस गरीबी को हटाते हुए अपने देश और समाज के लिए भलाई की। तो इसको पढ़ करके हम ये समझ में आता है कि समाज से हम कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और उसकी वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि किस फील्ड में जा करके हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है लचीली प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखा हुआ है शिक्षण में विद्यार्थी की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, मेरा फ़ोन आ गया था तो वीडियो कट गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबल प्रक्रिया तो लिखा हुआ है शिक्षण में विद्यार्थियों की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। तो जो हमारे शिक्षक होते हैं, जब वह विद्यार्थी की ज़रूरतों को समझ जाएंगे, ठीक है, उसे किस तरीके के शिक्षण की आवश्यकता है ताकि वो विषय को भली भांति और अच्छे तरीके से समझ सके, तो हम उसकी जो ज़रूरतें होंगी उनके अनुसार अपनी शिक्षण प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ताकि क्योंकि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा देना। यदि हमारी प्रक्रिया से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है तो हमें प्रक्रिया को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। और रुचि के अनुसार भी यदि बच्चे का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो हमें कुछ समय के लिए उस बच्चे के इंटरेस्ट को जान करके अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। और लिखा है क्षमताओं के अनुसार, यदि कोई बच्चा कमज़ोर है, यदि उसे किसी गणित में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ गणित के सवाल वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है और कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो हमें उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि उसे दूसरी प्रक्रिया या फिर दूसरे सूत्रों से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसकी मदद करनी है। फिर नेक्स्ट है यह स्थिर नहीं है बल्कि समय और रुचियों और परिस्थितियों के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सकता है। वही है, यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी प्रोसेस में हमको चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। फिर है 5th नंबर संवादात्मक प्रक्रिया। मैं ये आशा कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट से कि वो नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको याद होने वाला नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं हमको याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप वीडियो बंद करेंगे तो कुछ समय बाद आपके दिमाग से सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। इसे नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, लिखा हुआ है संवादात्मक प्रक्रिया, इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये चाहे ऑनलाइन क्लासेस में हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस में हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे जूम हो गया, ठीक है, यूट्यूब में लाइव हो गया, वहाँ पर कमेंट सेक्शन के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। लेकिन यही है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक्टिव होने चाहिए। लिखा हुआ है एक तरफा प्रक्रिया नहीं, अपितु विद्यार्थी के सवालों और उत्तरों पर आधारित भी होता है। तो जो शिक्षण होता है वो एक तरफा प्रक्रिया नहीं होती है कि मैं केवल आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ें आप ये बोल रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता है। यदि विद्यार्थी सवाल नहीं कर पा रहा है तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है उसे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और वो किसी डर की वजह से हमसे क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, ठीक है। तो ये शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे से बोले कि आप डरे नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के भी जो क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट लिखा हुआ है अनुकूलनशीलता। तो अनुकूलनशीलता मैंने अभी पहले कुछ समय पहले बताया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, पर मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। शिक्षण अलग अलग आयु, क्षमताओं और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो जाता है, ठीक है। तो जो शिक्षक होगा उस शिक्षण प्रक्रिया को विद्यार्थी की आयु से और उसकी क्षमताओं के भिन्नताओं से और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नताओं से विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित करता रहेगा, ठीक है। जैसे विद्यार्थी को समझ में आएगा वैसे ही पढ़ाना है।
शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पद्धतियां बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बहुआयामी प्रक्रिया। तो ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी शामिल करना है। तो ये मल्टी डायमेंशन का मतलब ही होता है कि बहुमुखी विकास करना है। केवल एक दिशा में विकास नहीं होना चाहिए कि बच्चों को फैक्ट्स याद हो रहा है, वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, यदि वो उस फैक्ट्स का यूज़ अपने आचरण को बदलने में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षण सफल नहीं हो पाएगा। उनके बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है, भावात्मक विकास भी होना चाहिए, वो चीज़ों को टैकल करना बर्दाश्त कर सकें, हार को बर्दाश्त कर सकें, ऐसी उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है मूल्यांकन पर आधारित। विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे विषय को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो शिक्षण की एक विशेषता ये भी है कि जो मूल्यांकन हमको करना है विद्यार्थी का, तो उसमें हमको उसकी प्रगति पत्र यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसको समय समय पर अपडेट करते रहना है और देखते रहना है कि जो बच्चा है उसके परफॉर्मेंस में कोई सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और लिखा हुआ यह सुनिश्चित किया जाता है कि विषय को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये भी उसी सुनिश्चित किया जाएगा जब हम उसके क्या लेंगे, टेस्ट करेंगे। जैसे क्लास टेस्ट होता है ना, मंथली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, तो ये सारे टेस्ट जब हम कंडक्ट कराते रहेंगे समय समय पर तो हमको पता चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैंने क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, मैं इसको समझा देता हूँ और आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा यदि आपको लगता है तो। यदि आपको ज़रूरत लगती है तो आप मेरे बताए हुए निर्देशन को नोट भी कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है निरंतर प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो शिक्षण है वह एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आजीवन सीखने तक चलती रहती है। मतलब कि पूरे जीवन काल तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और हम निरंतर प्रक्रिया को ये भी बोल सकते हैं कि ये कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि हम हर जीवन के हर एक क्षण में नए नए अनुभवों को अनुभव करते हैं और जानकारियों का भी अनुभव करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रेरक प्रक्रिया। तो मोटिवेशनल प्रोसेस, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण होता है वो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, है ना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है। और यदि मोटिवेशन हमको बनाए रखना है तो विद्यार्थी की जो भी रुचि होगी उसी रुचि के अनुसार उसकी रुचिकर सामग्री को हमें समय समय पर अपडेट करते रहना है, ठीक है। और ऐसे उदाहरणों का यूज़ करना है कि उसे आसानी से सब्जेक्ट समझ में आ सके। नेक्स्ट है उद्देश्य और विधियों का संतुलन। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए शिक्षण में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यदि शिक्षण को क्या करना है, शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, ठीक है। विधि और तकनीकों का उपयोग करके समय समय पर उसको अपडेट करते रहना है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, पर एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यह विद्यार्थी को एक अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है, ठीक है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है, ठीक है। यह समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्यों का विकास भी छात्रों के अंदर करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम उसे पढ़ेंगे और उसे अपने शिक्षण प्रक्रिया को अपडेट करने में मदद करेंगे उससे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी नोट जरूर बनाते रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और यदि बहुत अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। चलिए धन्यवाद।